Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am Khushbu, student of Delhi University. हमारी लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे, देन हम लोग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो से रिलेटेड या फिर उससे पहले की किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग उसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब WTO होता क्या है? अब आप सब ने अब WTO ये नाम अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, कॉलेज स्टूडेंट्स से ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो WTO का काम होता क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स सेट करता है ग्लोबल लेवल पर ट्रेड के लिए। जो भी डिफरेंट नेशंस आपस में ट्रेड करती है, एक्सचेंज करती है गुड्स या सर्विसेज, तो उसके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं जो सेट किए जाते हैं। वो कौन सेट करता है? WTO। पहले WTO का नाम गैट था, 1948 में जिसे क्रिएट किया गया था, बट फिर 1995 में जनवरी 1 को इसे गैट से कन्वर्ट करके WTO कर दिया गया था। गैट का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। यहाँ मैंने गलती से ट्रेड 2 बार लिख दिया तो आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब फंक्शंस क्या हैं हमारे WTO के? पहला, नेगोशिएशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कि जो WTO थे वो क्या करते थे, वो हमारे मेंबर कंट्रीज़ के लिए क्या करते थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करते थे, रिड्यूस करते थे बैरियर्स को, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आसानी से हो सके। अब बैरियर्स कैसे रिड्यूस करते थे? वो लोग टैरिफ्स और कोटा को रिड्यूस कर कर, हम सबको पता टैरिफ क्या है, अपनी पिछले यूनिट में हम लोग ये कवर कर चुके हैं चीज़ें कि टैरिफ क्या होते हैं, कोटास क्या होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स से ट्रेड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो टैरिफ यानी कि जो भी हम लोगों ने लिमिट्स से टैक्सेस वगैरह लगाए होते हैं वो, और कोटास जो हम लोगों ने लिमिट सेट की होती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, राइट, तो उसको कम करते थे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने सेट किया है उसको इम्प्लीमेंट करना। मेक श्योर करते थे कि जो सारी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़, वो उस कमिटमेंट के साथ बंधी रहें, वो सारे रूल्स को जो भी एग्रीमेंट में है उसे फॉलो करें। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, अगर किसी भी मेंबर कंट्री में के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना का काम भी WTO ही करता था। उनके साथ अच्छे से कांटेक्ट करके उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, यानी कि WTO जो थे वो मॉनिटर करते थे कि जितने भी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं या फिर प्रैक्टिसेस है जो मेंबर कंट्रीज़ करती हैं, वो इंश्योर करता था कि वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि सारी चीज़ें उसे पता हो, ताकि जितने भी ट्रेड इश्यूज़ हों फ्यूचर में वो उसे पहले ही आइडेंटिफाई कर सके। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, जो WTO थे वो टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे कंट्रीज़ को, ताकि वो डेवलप कर सके और अपनी कैपेसिटी को जो है वो इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ करके इफ़ेक्टिवली जो है इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके। अब WTO का स्ट्रक्चर कैसा है? हम सबको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत, बहुत सारे पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो WTO का स्ट्रक्चर क्या है? तो फर्स्ट वन इज़ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी WTO की, जो कि हर 2 साल पर की जाती थी। ये क्या करते थे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ जो हैं, डायरेक्शंस और प्रोवाइड करते थे गाइडेंस ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, ठीक है। यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसे सेलेक्ट करके और साथ ही साथ क्या नेगोशिएशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट वन इज़ जनरल काउंसिल। अब जनरल काउंसिल के अंदर क्या, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं हमारे जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है उसके, वो सारे एक साथ जुड़कर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर बिहाव करते थे, मतलब उसके बेसिस पर एक्ट करते थे, उसके बिहाव पर एक्ट करते थे। और ये क्या करते थे, जो भी डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उस सबको ऑब्जर्व करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर WTO का काम है डिस्प्यूट को सेटल करना, तो उसके लिए तो इनकी ज़रूरत ही पड़ेगी ना। तो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी जो कि जितनी भी डिस्प्यूट, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, उसे सॉल्व किया करते थे, ठीक है। काउंसिल्स एंड कमिटीज़ जो थे वो जितने भी एरियाज़ ऑफ ट्रेड, यानी कि जितने भी
गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेड डेवलपमेंट, इससे क्या करते थे, डील करते थे, मेक श्योर करते कि सारी चीज़ क्या है, परफेक्ट ही जाए। सेक्रेटरीट, जो सेक्रेटरीट था वो उसे कौन हेड करता था, डायरेक्टर जनरल, जो कि प्रोवाइड करते थे सपोर्ट WTO की वेरियस बॉडीज़ को और उसके मेंबर को असिस्ट करते थे जिससे वो जितनी भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसे अच्छे से कर सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर इजीली क्लियर हो चुका होगा। अब स्कोप की बात करते हैं कि WTO की ज़रूरत है क्यों और कहाँ। तो पहला, ट्रेड इन गुड्स। जब भी हम गुड्स का ट्रेड करते हैं उसके लिए जो है नेगोशिएशन एग्रीमेंट ज़रूरी है, जिससे अब इससे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, हमारे जो टैरिफ्स होते हैं, कस्टम का प्रोसीजर्स या फिर टेक्निकल रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ट्रेड इन गुड्स में इंक्लूडेड होती हैं। अब ट्रेड इन सर्विसेज, तो जो WTOs की जो पुराना हमारा गेट्स था यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज, वो क्या करते थे, वो इंटरनेशनल ट्रेड जो भी सर्विसेज में है उसको गवर्न करते थे, मेक श्योर करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट एक्सेस है वो प्रमोट कर सके और नॉन डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके हर सर्विस प्रोवाइडर को जिसको भी सर्विस की ज़रूरत है उसको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब जो WTO की ट्रिप्स थी यानी कि ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो क्या करते थे, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो थे वो सेट करते थे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंटेलेक्चुअल हमारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स, सबको प्रोटेक्ट करने क्या करते थे वो लोगों ने एक सेटअप किया था स्टैंडर्ड। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली हमारी कंट्री को अच्छे से डेवलप करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम करने ज़रूरी थे जो कि हमारे ट्रेड को, हमारी कंट्री को बेनिफिट दे सके। सारी चीज़ें कौन करता था, WTO। ट्रेड एंड इन्वायरमेंट भी, कि मतलब ऐसी पॉलिसीज़, ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो तो सिर्फ अपने एग्रीमेंट्स कुछ चीज़ें कर ली, ट्रेड अच्छी कर लिया तो उससे काम नहीं है ना, आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे ध्यान देना होगा ना कि किसी भी तरह से जो है हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे हमारे ट्रेड के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ निकाले गए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज किया गया। ठीक है, आई होप स्कोप भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही WTO का टॉपिक कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना ही होगा WTO की तरह। ऑब्वियसली बात है, हम सबको पता है वर्ल्ड बैंक क्या है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन्स या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के थ्रू, जितने भी लो इनकम या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उन सबको। ठीक है, जिसे भी अपनी कंट्री को डेवलप करना है या बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं जिससे हमारी कंपनी की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का वो अच्छी हो, डेवलप्ड हो। ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक का काम ही यही होता है ना, वो क्यों प्रोवाइड करता है, उसका फोकस क्या होता है कि पॉवर्टी कम करना, किसी भी कंट्री का, जो भी कंट्री डेवलप कर रही है उसकी पॉवर्टी को कम करना। और उसके लिए क्या होगा, उसे लोन्स प्रोवाइड करना, उन्हें लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता ताकि उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो वो इम्प्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसकी वो इम्प्रूव हो सके। राइट, विथ 189 मेंबर कंट्रीज जो है वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है उनके लिए एक ग्रुप, यूनिक ग्रुप पार्टनरशिप है जिसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस जो क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं और प्रोस्पेरिटी को बिल्ड करके आपस में शेयर करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा जी। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे हमारे काम आते हैं, हमें क्या प्रॉफिट देते हैं, ये सारी चीज़ें। पहला, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, हमें लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं जब भी मेंबर कंट्री को उसकी ज़रूरत होती है ताकि मेंबर कंट्री जो है अपनी पॉवर्टी कम करके डेवलपमेंट ला सके। ठीक है, पॉलिसी एडवाइस, अब सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने से तो काम नहीं बनेगा ना, तो सारी तो वो पॉलिसी एडवाइस भी ऑफर करता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि उन लोगों को हेल्प कर सके ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करने और इंस्टीट्यूशन डेवलप करने में जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, इफ़ेक्टिव हो, बेनिफिशियल हो। रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन, अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये रिसर्च करता है और टाइम टू टाइम क्या करता है, मेंबर कंट्रीज जितनी भी हैं उन सभी की जो डाटा है वो कलेक्ट करता है जिससे उसे पता हो कि किस डेवलपमेंट, किस इश्यूज़ पर जो है काम करना ज़रूरी है, कहाँ पर जो है उसे अपनी उसे किसे लोन्स और ग्रांट्स देने की ज़रूरत है, किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है।
ठीक है, किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में उसे भी काम करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी को बिल्ड करता है और गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो उनकी इंस्टीट्यूशन जो है अपनी पावर अप को स्ट्रेंथ कर सके, अपने स्किल और एक्सपर्टाइजेस को बिल्डअप कर सके, ताकि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत है, वो उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। क्राइसिस रिस्पॉन्स, जब भी किसी भी कंट्री को के अंदर क्राइसिस आते हैं, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हो, तो इस समय में भी क्या करता है, वो उन्हें इकोनॉमिक प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, यानी कि लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि वो इस क्राइसिस से खुद को ओवरकम कर सके और रिकवर कर सके। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर क्या है, पहला तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिस तरह हमारे WTO में थे मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, उसी तरह वर्ल्ड बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं, और ये एनुअली जो है एक दूसरे से मिलते हैं, और इसके अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग होते हैं, उनको मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसी की तरह WTO की तरह ही, मतलब पोजीशंस इनके काम सेम है, बस नाम जो है डिफरेंट यूज़ किया गया है। अब इसमें बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होता है, वो जितने भी उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की जो इंटरेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और साथ ही ये इंश्योर करते हैं डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस होते हैं वर्ल्ड बैंक की, उसको ध्यान में रखते रहते हैं, उसे ओवरसी करते रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ओवरऑल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के लिए। और ये प्रेसिडेंट को बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। डिपार्टमेंट और यूनिट्स का क्या काम होता है, जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स में होते हैं, जो कि उनके अपने अपने स्पेसिफिक एरिया पे के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ या फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब तो वो सारे अपने अपने परफेक्ट डिपार्टमेंट अपने अपने प्रॉपर यूनिट के काम पर फोकस करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और हम इस यूनिट में यानी इस एरिया में काम करते हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिसेज, जो वर्ल्ड बैंक होते हैं उन्होंने अपने रीजनल ऑफिसेज लोकेट किए होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि क्लोजली फोकस करता है, वर्क को ऑब्जर्व करता है अपनी अपनी मेंबर कंट्रीज़ की, और किस एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर नया प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस सब को आइडेंटिफाई करता रहता है, चेक करता रहता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक का स्कोप, वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत क्यों है, कहाँ है, किस लिए है। तो जो वर्ल्ड बैंक है ऑब्वियसली वो बहुत सारे एरियाज़ के डेवलपमेंट में काम करता है, जिसके अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, यानी किसी भी मेंबर कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में ज़रूरत है तो उसके लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसी भी सोशल सर्विसेज में कम से कम पता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या फिर लोगों की वेलबींग के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्री की हेल्प करता है डेवलप करने के लिए साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, और स्ट्रेंथ करने के लिए जितने भी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सके और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सपोर्ट करता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को और क्लाइमेट चेंज को के मिटिगेशन और एडेप्टेशन एफर्ट्स को। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। अब जो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो काम करता है, क्रिएट करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है, और जितने भी हमारे इंटरप्रेन्योरशिप है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, वो क्या कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके और जॉब को क्रिएट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे स्कोप भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 5 इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सारे ये क्या करते हैं, ये लोन्स, क्रेडिट और ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड एसोसिएशन, ये प्रोवाइड करता है लो इंटरेस्ट या फिर नो इंटरेस्ट लोन्स। ठीक है, जितनी भी लो इनकम कंट्रीज होती है उनको।
इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एसेट मैनेजमेंट जो है कंपनीज और गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी लैंडर्स या फिर इन्वेस्टर्स हैं पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट, जैसे कि वार्स, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वेस्टर और कंट्री के बीच में, उसको सॉल्व करते हैं, सेटल करते हैं। क्राइटेरिया क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो पहले तो कि वो उसका मेंबर बनने के लिए अंडर द IBRD आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट कंट्री को क्या है, सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ज्वाइन करना होगा, यानी उसे IMF को ज्वाइन करना होगा। और या IDA के मेंबर बनने के लिए या फिर IF या फिर MIGA के मेंबर बनने के लिए जो कंट्री को है उसे पहले IBRD का मेंबर बनना होगा, यानी कि IBRD का मेंबर बनने के लिए पहले IMF को ज्वाइन करना होगा और फिर IDI, IFI और MIGA का मेंबर बनने के लिए IBRD को ज्वाइन करना होगा। और जो IBRD और IDA दोनों को जो ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें जो दोनों साथ में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका भी वही रोल है, मतलब वहाँ फिर के रोल एक ही होता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। पहला, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, फैसिलिटेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करना है हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ में प्रमोट करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट, बाकी सभी की तरह, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, तो इसके फंक्शंस भी सिंपल लैंग्वेज में ही लिखे हैं मैंने, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके। फर्स्ट वन इज सर्विलियंस। तो इसमें क्या होता है कि IMF क्या करता है कि ग्लोबली इकोनॉमी जो है उसको मॉनिटर करता है और फिर एनालिसिस करके एडवाइस प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज़ को, जो उसकी हेल्प कर सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में और फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब IMF क्या करता है, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है किसी मेंबर कंट्री को या इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सपीरियंस करता है, तो ये उसे फंड्स या लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वापस से प्रमोट कर और वापस से अपनी स्टेबिलिटी जो है उसको रिस्टोर कर सके। कैपेसिटी डेवलपमेंट, IMF जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि कंट्री की जो या मेंबर कंट्रीज़ का है उनकी जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथन हो सके, ताकि वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सके इफेक्टिव जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको और इंस्टीट्यूशंस को। अगर आप लोग अच्छे से नोटिस करो तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो सेम है, कुछ चीज़ें चेंज करके इन्होंने वापस सारे पॉइंट्स को जो है सेम कर दिए। तो नोटिस करना है और अच्छे से करना है, ईजिली आप लोग सारे आंसर जो है वो लिख लोगे। रिसर्च एंड एनालिसिस, IMF भी जो है वो कंडक्ट करता है रिसर्च, ताकि जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हैं वो उनको नोटिस कर सके और उससे रिलेटेड जो है वो जितने भी उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो है पॉलिसीज़ या जो भी चीज़ें उसे कंडक्ट करनी है वो उसे करे। ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो IMF है वो प्रोवाइड करता है फॉर्म को फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करने के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर, ठीक है, और जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी कॉमन चैलेंजेस है उसको सॉल्व करके और कलेक्टिवनेस जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करता है, जो IMF है वो मेनली जो है इकोनॉमिक जितनी भी चीज़ें हैं उस सबसे फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह से डील करता है। और वैसे सेम चीज़ें पर देखें तो वर्ल्ड बैंक भी वही करता है जितनी फाइनेंशियल क्राइसिस है उनसे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो वही करता है। एक तरीके से सबका मेन फोकस है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, अच्छे से काम करना, पॉलिसीज़ वगैरह को इम्प्रूव करना, ठीक है, फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। बस कुछ चीज़ें को अलग करके आप लोग इजीली पॉइंट्स जो है फंक्शंस जो है वो लिख सकते हो। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं IMF के। IMF का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम तरीके का ही होता है, कुछ चीज़ें अलग हैं। पहला, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी कि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है,
जिसमें हर मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एनुअली मिलते हैं और जितने मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने होते हैं उसे डिसाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो हमेशा जैसे बाकी सारे डे टू डे ऑपरेशन वैसे ये IMF की डे टू डे ऑपरेशंस को देखता है, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं किसी भी इशू को लेकर वो लेता है। ठीक है, इसके अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड स्टाफ। अब मैनेजिंग डायरेक्टर और स्टाफ क्या करते हैं? जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ओवरऑल मैनेजमेंट और डायरेक्शन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के। और जबकि जो IMF के स्टाफ क्या करते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर को एनालिसिस और पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स सेम उसी की तरह वर्ल्ड बैंक की तरह ही हर एरिया में उनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके उनके एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए होता है, कोई फिस्कल पॉलिसी के लिए, कोई मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ठीक है, कोई कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। तो अपने अपने एरियाज़ के एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट और यूनिट्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ IMF। अब IMF की ज़रूरत क्यों है, वो किस तरह से जो फाइनेंशियल इश्यूज़ और इकोनॉमिक इश्यूज़ को कवर अप करता है। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो IMF है वो एडवाइस प्रोवाइड करता है और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़ पर, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, एक्सचेंज रेट पॉलिसी हो या कुछ और। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जो IMF है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी मेंबर कंट्रीज़ को, उनकी जितने भी रिस्क हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को उनको सॉल्व करता है। ठीक है, कंपनी को स्ट्रेंथ की फाइनेंशियल सिस्टम को और फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करने की जो पावर है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। जो IMF है वो वर्क करता है ताकि विद हैवीली इंडेप्टेड कंट्रीज़ के लिए, और उनको हेल्प करता है अचीव करने के लिए डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और उनके डेब्ट बर्डन को इफेक्टिवली मैनेज करता है। पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल स्पेंडिंग। पॉवर्टी रिडक्शन तो ऑब्वियसली बेसिक है, क्योंकि पॉवर्टी कम करना चाहते हैं, इसलिए तो इन्होंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है। और साथ ही साथ क्या करता है, सोशल स्पेंडिंग करता है ताकि मोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। लास्ट स्कोप क्या है कि जो IMF है वो प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को और कोऑर्डिनेशन को, जो कि वर्क करते हैं ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ, और जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप लोगों में से किसने भी क्या पहले कभी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नाम सुना है? नहीं, या फिर हो सकता है सुना भी हो किसी ने। इसका काम क्या है? सेम हमारे पहले वाले की तरह कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, अब पॉवर्टी को ये रिड्यूस किस तरह से करता है? ये लोग क्या करते हैं ना, एग्रीमेंट्स है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या करता है, किसको चीज़ को रिफर करता है? एग्रीमेंट, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, जो कि एक सेम ज्योग्राफिक रीजन में होते हैं, जैसे कि एशिया की कंट्रीज़ हों, यूरोप की कंट्रीज़ हों, साउथ अफ्रीका, मतलब सेम एरिया, सेम ज्योग्राफिक रीजन वाले जो कंट्रीज़ होते हैं उनको क्या करता है, उनकी हेल्प करता है, एग्रीमेंट्स बनाता है उनके साथ, और ताकि वो उनकी बैरियर्स को रिड्यूस कर सके, ताकि जितनी भी कंट्रीज़ वगैरह जो है वो ईजिली एक दूसरे को ऑपरेट कर सके, ट्रेड और इन्वेस्ट कर सके और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट कर सके। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं ये लोग? वेरियस फॉर्म लेते हैं अलग अलग, फिर वो चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो या कस्टम यूनियंस हो, कॉमन मार्केट हो, इकोनॉमिक यूनियन हो, कुछ भी हो। अब आप लोग डिफरेंट लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखते हैं। इसे आप डिफरेंट लेवल बोलो या डिफरेंट फॉर्म्स बोलो। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट एंड देन इकोनॉमिक यूनियन। इन सब के अपने अपने मेन काम है, इन सब के अपने अपने मेन काम है कि किस तरह से जो है वो कंट्री की हेल्प कर सकते हैं परफेक्ट वे में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्री के साथ। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एग्री करते हैं कि टैरिफ और कोटास को रिड्यूस कर दिया जाए या फिर एलिमिनेट कर दिया, तो ख़त्म कर दिया तो रिड्यूस कर दे, ताकि जो है ट्रेड जो है वो ईजिली और अच्छे से हो सके।
टैरिफ और कोटा दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि टैरिफ जो टैक्सेस होते हैं जो हम लोग गुड्स पर लगाते हैं, जिनकी भी हम लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, और कोटाज जो है वो लिमिट होता है जो कि हम लोग सेट करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए जो हम लोग एक दूसरे के साथ दूसरी कंट्री के साथ शेयर करने वाले होते हैं। कस्टम यूनियन क्या करता है? कस्टम यूनियन जो है इसमें क्या करता है कि अब हमने बैरियर्स तो रिमूव कर दिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, बट उसके बाद कुछ कॉमन जो ट्रेड पॉलिसीज भी तो सेटअप करनी पड़ेंगी ना। तो कस्टम यूनियन क्या करता है, ये कॉमन ट्रेड पॉलिसीज जो है वो सेटअप करता है जिसे हर कंट्री को अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसे फॉलो भी करना होगा। और ये क्या करते हैं ये लोग, इसके साथ साथ ये जो जितने भी ट्रेड और पॉलिसीज़ है वो नॉन इकोनॉमिक कंट्रीज़ पर, नॉन मेंबर कंट्रीज़ पर भी अप्लाई करते हैं। अब कॉमन मार्केट क्या करता है, हमारा कोटाज और वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमन पॉलिसी भी सेटअप कर ली। अब कॉमन मार्केट क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वही नहीं बल्कि साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज की भी फ्री मूवमेंट के साथ साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट भी अलाउ करता है। अब तक हम लोग गुड्स और सर्विसेज तो एक्सचेंज कर ही रहे थे ना, ट्रेड तो कर ही रहे थे, बट अब क्या है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लेबर, कैपिटल, ठीक है, वो भी अब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। बट इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड नहीं आते, क्योंकि लैंड को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा इकोनॉमिक यूनियन। अब इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, कंपनी अच्छे से अपना काम अच्छे से कर सके, इसके लिए कुछ कॉमन पॉलिसीज, कॉमन यूनियन, कॉमन करेंसी, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह सेटअप करी गई थी, जिससे कंपनी जो डिफरेंट मतलब जैसे समझ लो बहुत सारी कंपनीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अब वो आपस में जो है चीज़ें जो है एक्सचेंज करती हैं, ट्रेड करती है। अगर सभी डिफरेंट करेंसीज जो वो यूज़ करेंगे तो उन लोगों के लिए कितना हैक्टिक हो जाएगा, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, प्रॉपरली काम करना। तो इसीलिए वो क्या करते थे, अलग अलग करेंसी यूज़ करने की जगह उन्होंने एक कॉमन करेंसी सेलेक्ट की, एक कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी सेलेक्ट की, एक कॉमन फिजिकल पॉलिसी सेलेक्ट की, ताकि वो ईजिली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके और वर्क कर सके, ठीक है। मॉनेटरी यूनियन वही बात है, एक सेम चीज़ की एक कॉमन करेंसी जो उन्होंने सेलेक्ट की, जिसमें जो है मेंबर्स जितने भी हैं वो अपने अपने नेशनल करेंसीज की फेवर में ना करके बल्कि एक शेयर्ड करेंसी, एक कॉमन करेंसी जो है वो यूज़ करें सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर। अब बेनिफिट्स क्या होता है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो बेनिफिट किस तरह से प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्री को। पहला, इंक्रीज ट्रेड बैरियर रिड्यूस करोगे तो आप लोग ईजिली इंटरनेशनल ट्रेड कर पाओगे, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड ईजिली कर पाओगे तो ट्रेड ऑब्वियस ही बात है ना कि ट्रेड इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हम हमारे प्रीवियस यूनिट में डिस्कस की थी हमने कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। जब आप एक साथ ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो कम पैसों में तो क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब एक बात बताओ, अगर आप बैरियर्स कम कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपको लोगों को ज़्यादा डिमांड होगी आपके सामान की कॉस्ट कम होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी। अब ज़्यादा डिमांड है तो आप लोगों को एक बार में, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को फ्यूचर में जो है डिमांड है, तो क्या करोगे, प्राइस कम करने के लिए हम सबको पता है अगर एक साथ अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो जो ओवरऑल पर यूनिट प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। अब अगर ओवरऑल पर यूनिट प्राइस जो है वो कम होगी तो और इजीली जो है मार्केट में जो है कॉम्पिटिटिवनेस है जो है अपना वो क्रिएट कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, अगर आप लोग आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व हो और कनेक्टेड हो तो इससे क्या होगा, आप लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट करोगे और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, अब अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में टाइज जो है वो बिल्डअप कर रहे हो तो उसके लिए पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी उससे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब आप खुद से तो नहीं कर सकते ना कि आपने डिसाइड कर लिया एक सिंगल पर्सन ने कि मैं हमारे देश का नेपाल के साथ बिजनेस करूँगा, हमारे देश का श्रीलंका के साथ बिजनेस करूँगा, तो इट्स पॉसिबल है क्या, नहीं ना भाई। पॉलिटिकल गवर्नमेंट यानी हमारे देश की गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल लोगों, इन सब की परमिशन चाहिए होगी ना, प्रॉपर वे से जाना होगा। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी जो है वो भी इम्प्रूव होगा कंट्रीज़ के बीच में।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने होंगे ताकि हम ईजिली ट्रेड कर पाएँ और परफेक्टली कर पाएँ। सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज, अगर हम दूसरे कंट्री के साथ एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है, अगर हम मेंबर कंट्रीज़ के साथ ग्रुप फॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें दूसरों की कल्चर के बारे में नॉलेज होगी, दूसरों को हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। हम सबको पता है दिल्ली में बहुत सारे जो है डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, मीटिंग्स हेल्ड की जाती है जिसमें बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जब हमारे यहाँ आते हैं तो उन्हें हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है, और जो हमारे देश की जो लोग हैं वो फॉरेन जाते हैं तो उन्हें वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, या फिर तुम कह सकते हो ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के? पहला, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि आप अपने आप से कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको प्रॉपर अथॉरिटी की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे सब चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेड डाइवर्जन, अब अगर आप मेंबर कंट्रीज हो और अगर उसमें आपने बाई चांस ऐसा कर लिया कि आपने फॉर्म तो बहुत सारी कंट्री का मेंबर ग्रुप किया था, बट आप सिर्फ किसी एक कंट्री के साथ जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फोकस कर रहे हो, आप बाकी कंट्रीज पे ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे क्या होता है, ट्रेड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है एक कंट्री की तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मेंबर कंट्री के साथ तो करो जो आपको ट्रेड करना है, और जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, आप उनके साथ भी ट्रेड करो, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक कंसिड्रेशन की मतलब जितने भी आपके इंटीग्रेशन की जो एफर्ट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। फिर चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, कल्चरल डिफरेंसेस के लेवल पर हो, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में होते तो उन सबको ध्यान में रख कर ही सारी चीज़ें करनी होंगी, यानी सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, जो नॉन इकोनॉमिक चीज़ें हैं उन सबको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, लीगल हो, कल्चरल हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजनल, जो हमारे इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो फॉर्म किए गए थे। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, सार्क, पहले हम लोग नाम डिस्कस कर लेते सारे। तो यूरोपियन यूनियन की को वो किया गया था USMCA, ठीक है, सार्क और एशियन, ठीक है, ये चार है, जिसमें से जो एशियन है वो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट उसको ध्यान ना दे तो चलेगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसके अंदर 27 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो जो यूरोप में लोकेटेड है वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। शुरू से ही जो यूरोपियन यूनियन था उसने एक्सपेंड किया था मेंबरशिप के फॉर्म टर्म में भी और एरिया ऑफ कॉपरेशन, यानी कि उसने कॉपरेशन के एरिया को भी इंक्रीज़ किया था, एक्सपेंड किया था, और अपनी मेंबरशिप को भी वो समय के साथ साथ इंक्रीज़ करता जा रहा था, एक्सपेंड करता जा रहा था। इट ट्रेसेस कि जो इसकी जो मेन ओरिजिन थे वो कब से शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। अब इसका मेन एम क्या था कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को करना और जितने भी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले थे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, ठीक है। अब ब्रेक्सिट और फ्यूचर चैलेंज क्या था? एक हिस्टोरिक रेफरेंडम के अकॉर्डिंग जो कि 2016 में की गई थी, जो यूनाइटेड किंगडम थी उसने वोट किया था कि जो EU है उसको छोड़ देने के लिए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को ब्रेक्सिट कहा गया था, जिसमें जो UK थी उसने EU से विथड्रॉ कर लिया था ऑफिशियली जनवरी 31 2020 में, ठीक है। जिसकी वजह से जो इसकी वजह से क्या हुआ था, EU की हिस्ट्री में एक डेवलपमेंट का एक नोटेबल डेवलपमेंट जो था वो मार्क हुआ था, ठीक है। अब EU's के फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सिंगल मार्केट। अब सिंगल मार्केट क्या था? यहाँ पर जो EU था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना जहाँ पर जितने भी गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल या फिर जो भी पीपल्स हैं वो ईजिली ट्रैवल कर सके, ईजिली मूव कर सके बिना किसी भी तरह की बैरियर के, जितने भी यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर। इससे क्या होता था, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती थी, कॉम्पिटेटिवनेस भी प्रमोट होती थी, और साथ ही कंज्यूमर को भी बहुत सारी चॉइसेस जो है वो प्रोवाइड होते थे, उन्हें मिलते थे। कस्टम यूनियंस, हम लोग शुरू में डिसाइड कर चुके थे कि कस्टम यूनियन क्या होता है कि एक मेन कॉमन पॉलिसी जो है वो फॉर्म अप करना जिसके अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन
जिसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड जो है किया जाएगा सारी मेंबर कंट्रीज़ में। अब इसमें क्या था कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर मेंबर कंट्रीज़ है, सिर्फ उसमें ही नहीं, जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ है उनके साथ भी कि सेम तरीके से ही ट्रेड करते। कॉमन करेंसी, ईयू ने अपनी कॉमन करेंसी जो था यूरो को डिसाइड किया था, क्योंकि जो 27 में से 19 मेंबर जो मेंबर स्टेट जो थे उनकी करेंसी थी यूरो, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या था, यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी जो थे वो मैनेज करता था जितने मॉनेटरी पॉलिसीज थी यूरोजोन से कंट्री से रिलेटेड उन सबको। ट्रेड पॉलिसी, ईयू ने नेगोशिएट्स किया था ट्रेड एग्रीमेंट को उसके मेंबर स्टेट्स के बिहाफ पर, ताकि वो ओपन अप मार्केट कर सके, जिससे जितने भी ट्रेड टर्म्स हैं उनकी दूसरी कंट्री और रीजन के साथ वो उसके अंदर बेनिफिशियल टर्म जो है सिक्योर कर सके। सीएपी यानी कि कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो ईयू थे उन्होंने सीएपी से क्या किया था, प्रोवाइड किया था सपोर्ट्स और सब्सिडीज जितने भी उनके यूरोपियन फार्मर्स थे, और रेगुलेट किया था एग्रीकल्चरल मार्केट को, प्रमोट किया था रूरल डेवलपमेंट्स को। अब सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट ही तो ज़रूरी नहीं है ना, रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो उस पर भी फोकस करना ज़रूरी था। रीजनल डेवलपमेंट, ईयू जो था वो रिड्यूस करता जितनी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी डिफरेंट रीजन्स के बीच में, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स या फिर इन्वेस्टमेंट करता था ह्यूमन कैपिटल में, इनोवेशन को प्रमोट करना, कॉम्पिटेटिवनेस को प्रमोट करना, जिससे क्या है जो लेस डेवलप्ड एरियाज भी जो है वो प्रमोट कर सके, डेवलप्ड हो सके। फॉरेन पॉलिसी, अब ईयू क्या करता था, एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कंडक्ट करता था, ताकि जिससे पीस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को वो प्रमोट कर सके, और जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, टेररिज्म हो, माइग्रेशन हो, उन सबसे वो डील कर सके, ठीक है। इसके साथ ही हमारे फंक्शंस जो कंप्लीट होते हैं, जो स्ट्रक्चर है ईयू का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के डाउट को हमेशा की तरह सॉल्व करने की। इसके पीडीएफ को मैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मैं आप लोगों को आपके पेपर से पहले सारा कंटेंट जो प्रोवाइड कर दूँ। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।